शिवालिक से लेकर पीर पंजाब तक की जो पहाड़ियां हिमाचल की, वो इसलिए नहीं रो रही है आज क्योंकि समय से बर्फबारी नहीं हो रही है, बल्कि इसलिए भी रो रही है कि जो हिमाचल का युवा वर्ग है वो सड़कों पे उतर आया है। और उसके जो सड़कों पे उतर आने का जो वजह है वो है बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो इस कंपकंपाती सर्दी में जो हिमाचल का यूथ उतरा है सड़कों पे, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में और जानना पड़ेगा और हिमाचल की स्थिति को समझना पड़ेगा। तो जो मैं आज बात करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ये बिल्कुल डाटा और फैक्ट बेस्ड रहेगी। इसमें मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा। तो हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे को सही से समझें और हिमाचल के भविष्य के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट्स की तरफ चले। जो हिमाचल का युवा वर्ग है उसको हम समझते हैं कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक मेन पार्ट है। तो अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है और जो रिपोर्ट है वो है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। उसने हिमाचल के जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो दशा है वो बड़ी दयनीय बताई है, जिसमें बताया गया है कि हिमाचल का जो शहरी युवा है, हालांकि इसमें जो एज है वो 15 से 29 तक ही ली है, तो उस एज ग्रुप में शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो 33.9 बताई गई है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आता है, कि जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और इसी सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इसकी एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें जो 2022 और 23 की रिपोर्ट थी उसमें ये बताया है कि हिमाचल में जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो 15% है और जो ग्रेजुएट है उसमें 14% है। तो यहां से हम ये आंकड़े निकाल सकते हैं कि करीब करीब हिमाचल की जो पूरी एक पॉपुलेशन है उसमें 15% तक की जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश का जो रोजगार विभाग है जिसको हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं, जहां पे जो हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो एक युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है, अगर हम उसकी संख्या देखें वर्ष 2022 के अकॉर्डिंगली तो 8.21 लाख जो लोग हैं उन्होंने वहां पे रजिस्टर करवाया है। और जो एक साल का जो रजिस्ट्रेशन है वो है 1.41 लाख पीपल। तो इससे पता चलता है कि कम से कम 9 लाख लोगों ने वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाया है और सालाना 1.5 लाख लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और एक बात हमें ये भी देखने को मिलती है कि सभी के सभी अपना पंजीकरण नहीं करवाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही जॉब की तलाश में होते हैं और कोई और जॉब कर रहे होते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 82% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। और अगर हम आज का डाटा देखें, अब नया सेंसस आने वाला है, उसके हिसाब से करीब करीब हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 90% होने वाली है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पे एक पढ़ा लिखा जो युवा वर्ग है वो अनएम्प्लॉयड है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे। एक तरफ हमारा युवा वर्ग बढ़ता जा रहा है, एजुकेट हो रहा है, लिटरेट हो रहा है, और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले यह है कि 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, एलपीजी जो रिफॉर्म्स आए, क्या हिमाचल को उसका बेनिफिट मिला? तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया कि जैसे और सिटीज रही है और ऐसे राज्य रहे जैसे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य थे, उनमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। और हिमाचल प्रदेश में 1991 में एक कॉल सेंटर तक नहीं बन पाया उन रिफॉर्म की वजह से, क्योंकि हम अभी भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है। हमारी जो टोपोग्राफी थी वो इतनी सही नहीं थी जो कि इन्वेस्टर्स को वहां पे अट्रैक्ट कर पाए। और दूसरी एक वजह हमें ये देखी गई है कि जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री से ज्यादा बेनिफिट नहीं ले पाई, और ना ही कोई बड़े बिजनेस है और ना ही इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। और इस वजह से क्या हुआ कि जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी थी यूथ के पास वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही दिखती रही। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में एक साइकी बन गई कि गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो स्टेट को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो जिसके लिए शायद यूथ उतना तैयार नहीं था और शायद उतना उसको वहां पे पैसा भी नहीं मिलेगा। तो उसको अगर अपनी स्टेट में ही रहना पड़ेगा, या तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करना पड़ेगा या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट में जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमें कम दिखी थी उस टाइम। दूसरा हम देखते हैं कि जो हम बार बार हम बात कर रहे हैं कि जो शिक्षा का जो विस्तारीकरण हुआ है, हिमाचल में बहुत सारी यूनिवर्सिटी ओपन हुई, कॉलेजेस ओपन हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे ओपन हुए। तो वहां से क्या हुआ, जो एजुकेटेड जो लोग थे, जो ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनकी सप्लाई बढ़ती गई और आगे जॉब की अपॉर्चुनिटी थी नहीं, और जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, जॉब के लिए माइग्रेट होना पड़ा। तो ये आज की जो स्थिति बनी हुई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके परिणाम क्या रहेंगे।
आने वाले भविष्य के लिए हमें उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तो जो मुझे दिखता है, जो सबसे पहला परिणाम इसका ये होगा, जो दिख भी रहा है हमें, कि जो हमारा यूथ है वो कितना अनरेस्ट है आज की डेट से, कितना प्रेशराइज है वो आज की डेट से। और दूसरा क्या है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो वो इजी वे ढूंढेगा मनी को अर्न करने के लिए। तो जिसमें ड्रग्स भी आ सकता है, वो ड्रग की तरफ जाएगा, क्राइम की तरफ जाएगा, कि जो सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और तीसरी जो बड़ी चीज है कि उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि अगर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, जो IITian है या NIT से पढ़कर गया है, तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट जॉब के सिवाय हिमाचल में, तो उसको कहीं ना कहीं बाहर जाता है, तो वो बाहर की इकोनॉमी में जाके ही कंट्रीब्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक IIT का जो इंजीनियर है हिमाचल का, अगर उसको बेंगलोर जैसी सिटी में जाके सेटल होना है, तो वहीं पे जाके वो फ्लैट खरीदता है और उसी फ्लैट में वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश वंचित रह जाता है उस टैलेंट से भी, और जो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उससे भी। और जैसे हम चंडीगढ़ में देखते हैं कि जो एक पेट्रोल पंप से लेकर ऊपर तक के जो भी जॉब्स हैं, तो उसमें ज़्यादातर हिमाचल के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसका नुकसान है, बहुत सारा जो पैसा है वो हिमाचल में वापस भी जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी रहता है कि उसको हिमाचल में ही जॉब करनी है, बट वहाँ पे उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं। एक चीज़ और भी होती है इसकी, जो हमें लॉन्ग रन के लिए देखने को मिल सकती है, वो ये हो सकती है कि जो हमारी जो सोसाइटी है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, फैमिली के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा। और अभी क्या है कि जो पेरेंट्स है तो उनको भी आगे सोचना पड़ता है कि जो यूथ है उनकी मैरिज करनी है और उनके लिए कुछ एसेट्स तैयार करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है ये पूरी सोसाइटी एंड फैमिली के ऊपर रहेगा। तो इससे भी हमें समझना पड़ेगा। हम मानते हैं कि हमारे सामने चुनौतियां हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से लड़ नहीं सकते। तो हमें हर संभव प्रयास करना पड़ेगा चुनौतियों से लड़ने के लिए। कि जैसे मैं कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हो सकते हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि हमें सरकार को जितने भी हमारे रिसोर्सेज है, जितने भी हमारे एसेट्स है, उनको मोनेटाइज करना चाहिए। जैसे सरकारी बिल्डिंग्स हो गई, सरकारी फोर्ट्स हो गए, और सरकारी होटल रेस्टोरेंट जो भी है, जहाँ से मैक्सिमम हम हार्नेस कर सकते हैं उतना निकाल देना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया बोलता है, तो हमें हिमाचल को दुनिया के मैप में दिखाना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए सबसे आगे है। तो जब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए दुनिया के सामने पेश हो जाएंगे कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़नी है, तो वहाँ पे हमें काम करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जो एक वेलनेस का आजकल कंसेप्ट चला है, तो जो आयुर्वेदा के बेस पर हम बात कर सकते हैं, योगा के बेस पर बात कर सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर खुल सकता है, तो इसकी तरफ हमें ज़रूर जाना चाहिए। कि जैसे हम समझते हैं कि जैसे केरला है, केरला ने इसको बहुत अच्छे लेवल पे हार्नेस किया है, उत्तराखंड इस रास्ते पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो देवभूमि होने के नाते हिमाचल को इस पे भी आना चाहिए। और जो टूरिज्म है उसमें जो पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल को प्रॉपरली हार्नेस किया जाए, तो हम 15% GDP कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं टूरिज्म से। कि इस यहाँ भी जैसे हमने पीछे बात की कि राजस्थान का बहुत अच्छा है, केरला में अभी जैसे यूपी जैसी स्टेट है वो भी बहुत अच्छा करे टूरिज्म के नाम पर। हिमाचल को हम देवभूमि बोलते हैं। क्या देवभूमि में इतना टूरिस्ट आ रहा है, और जैसे एग्जांपल के तौर पर भी देखें कि राम मंदिर का जो निर्माण हो गया है यूपी में, तो कितना टूरिस्ट अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हिमाचल तो पूरी भूमि ही इस तरह की है। तो ये हमें जरूरी इस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं में एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को जरूर तैयार कर देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पैदा किए जा सकते हैं, तो उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। और जो नए नए जैसे सरकारी स्कीम है, नई राहें नई मंजिल करके, जो टूरिज्म को नई एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, तो मुझे लगता है कि इसको बड़े लेवल पर लेके जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा लाहौल स्पीति है, और किन्नौर है, चंबा है, यहाँ पे नेचर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बट उस लेवल के यहाँ पे टूरिस्ट नहीं जा पा रहा है। और ये तो एक इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट स्पॉट बनना चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें जो MSME सेक्टर है, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे लग नहीं सकती, तो MSME सेक्टर को भी बढ़ावा देना चाहिए और अट्रैक्ट करना चाहिए बाहर से इन्वेस्टमेंट को। और हमारी इंडस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है, जो IT इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए, IT पार्क को प्रमोट करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और टूरिज्म के साथ एक चीज और जुड़ जाती है, जिसको हम माइस टूरिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे माइस का मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन।
तो इसके लिए दुनिया के जो लोग, जैसे आज की डेट से अगर देखेंगे हम, जैसे स्विट्जरलैंड जैसी जगह है वो सिर्फ इसलिए डेवलप हुई है, और दुबई जैसी जो जगह है वो इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि वहाँ पे लोग अपनी मीटिंग के लिए जाते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं, उसके लिए भी। जैसे हम समझते हैं कि जैसे जीआई टैग है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिल गया है, तो इनको हम इंटरनेशनल लेवल की मार्केट तक पहुंचाए, और इसके लिए मार्केटिंग करना बड़ा जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बार यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, तो उन्होंने एक बारी अपनी किसी बात में मंडी की जो सेपू बड़ी है जो धाम में खिलाई जाती है, तो उसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया था, तो उसकी इतनी मार्केटिंग हो गई थी। तो हम लोगों ने भी कभी हमने नहीं सुना था कि ये सेपू बड़ी क्या होती है, क्योंकि शिमला वाले एरिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हमने भी उसको टेस्ट किया था। तो इस लेवल की मार्केटिंग होनी चाहिए, और वो मार्केटिंग वो करता है जो सेलिब्रिटीज होता है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल की जो लीडरशिप है, किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में है, कोई इन्फ्लुएंसर है, तो उनको हिमाचल के जो इस तरह के प्रोडक्ट्स है उनको आगे लेके जाना चाहिए। तो ये भी एक जरूरी बात है। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, उसमें हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे हमारी एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, और धर्मशाला में हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, तो उसमें ज़्यादा मैच वगैरह करवाया जाए, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो बाहर से जो लोग आएंगे वो यहाँ पे खर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं देश के नक्शे पे हिमाचल का नाम आएगा। एक बात मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जो हमारी जो लीडरशिप है वो हर स्फेयर में होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र है, चाहे वो पॉलिटिक्स का क्षेत्र है, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र है। तो अगर लीडर अच्छे निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने अपने क्षेत्र में नए नए एवेन्यूज को ओपन कर सकते हैं। और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको बड़ा रिवैम्प करने की जरूरत है, और इसको आईटी के साथ जोड़ना जरूरी है, और स्किल्स के साथ जोड़ना जरूरी है। और ये भी एक वजह हो सकती है कि अगर हम स्किल्ड नहीं है तो यूथ क्या है कि वो प्राइवेट जॉब में नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइवेट जॉब हमेशा ही स्किल मांगती है। तो गवर्नमेंट जो जॉब है वो एक स्कोप मिल जाता है। तो में एजुकेशन को उसी तरफ लेकर जाना पड़ेगा जो स्किल सिखाए, और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल सिखाए, रिस्क लेना सिखाए, और तभी हम इस क्राउड को जो ये साइकी है गवर्नमेंट की जॉब की तरफ, उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये यूथ है जो आज सड़कों में उतर आया है, तो इस यूथ की जो सबसे बड़ी उम्मीद रहती है वो हमेशा सरकार से रहती है। तो मुझे ये लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इन यूथ को एश्योर करना चाहिए, इनका भविष्य के बारे में कुछ इस तरह क्या एश्योरेंस देना चाहिए ताकि उनको विश्वास हो जाए, और जो रिजल्ट है जो अभी लंबे समय से डिले है उनको निकाल देना चाहिए, उनको आउट कर देना चाहिए। और कुछ इस तरह की जो सरकार की पॉलिसी रहती है उनके बारे में भी क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली जो गेस्ट लेक्चर की बात की गई, गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया स्टेप भी है एक हिसाब से, कि जो लोग पार्ट टाइम के लिए जॉब करना चाहते हो जाके स्कूल और कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकते हैं। बट इससे जो मैसेज है वो थोड़ा सा अगर यूथ के बीच में गलत जा रहा है, उनको ये लगता है कि जो रिजल्ट तो निकल नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब निकल नहीं रही है, और ये करने का क्या फायदा है, ये गेस्ट लेक्चर निकालने का क्या फायदा है। तो उसको गवर्नमेंट को क्लियर बताना चाहिए इसके पीछे क्या मकसद है। तो इसलिए जो उम्मीद बनी हुई है गवर्नमेंट की, तो मुझे लगता है कि जो यूथ है उनका जो इशू है वो एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो यूथ है जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, जो देश की एक बैकबोन होती है। तो एक तरफ से हम ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो वहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि हिमाचल का यूथ जीओआईटी का जो रिजल्ट है उसकी वेट करता रह जाए। तो इसलिए हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे सोसाइटी है, चाहे यूथ है, चाहे सरकार है, कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और अपने स्टेट को आगे लेके जाए। थैंक यू, धन्यवाद।